अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज के रिलेटेड है। सबसे पहले एक्सरसाइज में हम शॉर्ट क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और देखेंगे क्या जवाब बनते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इन कुछ टर्म हमें दी हुई है, इनको डिफाइन करना है और ये हमने डिटेल में जब हमने टॉपिक स्टडी किया था ये टाइप्स ऑफ वेक्टर का, तब हमने ये स्टडी की हुई है। यूनिट वेक्टर ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि यूनिट वेक्टर वो वाला वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और वो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। यहाँ हमें इसकी डिफाइन नहीं दिख रहा क्योंकि ये पूरे चैप्टर के अंदर आई थिंक हमने 2 बार ये रिवाइज की है। पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल या किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होता है कि वेक्टर के जो हिस्से हैं, एक वेक्टर को रिजॉल्व करके 2 या 3 हिस्सों में कन्वर्ट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, वो सारे के सारे उसके कंपोनेंट कहलाते हैं और उन सबकी वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर की इक्वल होती है। मतलब उन तीनों वेक्टर्स या उन दोनों या तीनों कंपोनेंट को ऐड करें जो रिजल्ट मिलता है वो अकेले वेक्टर के बराबर होता है। ये थी पहली डिफाइन है। पहला आंसर ये आपने किया हुआ, ये आपने बुक पे इसको दोबारा ठीक तरह से देख लेना है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा। क्वेश्चन है कि द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिवन अ 0 या गिव्स अ 0 रिजल्टेंट। वो कह रहा है कि 3 वेक्टर हैं, उनका सम हमें 0 मिलता है। व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो वो कह रहा है कि उन तीनों वेक्टर को किस तरह अलाइन किया जाए, किस तरह की उनकी डायरेक्शन रखी जाए, ओरिएंटेशन किस तरह की उनकी समझ रखी जाए कि हमें रिजल्ट क्या मिले, उनका 0 मिले। तो सबसे पहले इसका आंसर ये है कि इफ 3 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, अगर 3 वेक्टर्स को हम साइड ऑफ ट्रायंगल के अंदाज में एक्सप्रेस करें, जॉइन बाय हेड टू टेल रूल, और हेड टू टेल रूल के यूज करते हुए हम उनको ऐड करें, देन देयर सम विल बी 0। तो उनका सम क्या होगा? 0 होगा। लेट अस कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी। हमने 3 वेक्टर कंसीडर कर लिया और अब हमने जो ऊपर बात पढ़ी है ना कि हमने इनको ट्रायंगल की फॉर्म में ऐड करना है। वेक्टर ए ये डायरेक्शन बता रहा है, वेक्टर बी ट्रायंगल की दूसरी साइड और वेक्टर सी ट्रायंगल की तीसरी साइड। ये तीनों वेक्टर हैं। इसमें होगा क्या? आप देखें, पहले वेक्टर का आपको पता है ये हेड होता है और ये टेल। पहले वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर की हेड से मिल रही है। टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। यानी कि इसमें हमने ट्रायंगल की सूरत में तीनों वेक्टर को ऐड किया है हेड टू टेल रूल यूज करके। वो यहाँ ये बता रहा है कि अगर हम वेक्टर को इस फॉर्म में लिखेंगे और इस तरह ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का 0 आएगा। और 0 के ऊपर भी वेक्टर नोटेशन मौजूद है। इसका मतलब है कि इसका आंसर 0 है। वेक्टर नोटेशन 0 जो हमने लिखा है, ये अगर ना भी लिखें तब भी रिजल्ट आपका 0 ही है। तो क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात थी उसने पूछा हुआ था ओरिएंटेशन क्या रखी। तो अगर हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल की फॉर्म में वेक्टर को एक्सप्रेस करें तो रिजल्ट 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन। हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर है, उसमें एक्स पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी, वाई पॉजिटिव भी, वाई नेगेटिव भी। एक्स वाई प्लेन का मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन, तो विल बोथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव। वो कह रहा है कि किस जगह पे किस समूह में दोनों कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर नेगेटिव होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि किस ओरिएंटेशन में या किस क्वाड्रेंट के अंदर दोनों जो कंपोनेंट है वेक्टर के वो ऑपोजिट साइन रखेंगे। तो पहले आंसर की तरफ चलते हैं। पहले आपने ये पढ़ा हुआ है, इसको जरा देख लें। आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स वाई और एक्स वाई पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स प्राइम होता है और ये वाई वाई प्राइम। पहले में दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक्स पहले लिखते हैं, फिर वाई। पहले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। दूसरे में एक्स नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे आते हैं तो एक्स नेगेटिव हो जाता है। इसी वजह से इसको एक्स प्राइम या एक्स नेगेटिव से साइन करते हैं। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में जाते हैं तो ये साइन दोनों उलट जाती है फर्स्ट की बनस्पत। यहाँ पे दोनों की वैल्यू एक्स की भी और वाई की भी नेगेटिव होती है। फोर्थ के अंदर जब हम जाते हैं तो जो सेकंड में हमने काम किया था उसका उलट हो जाता है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। आप देख भी सकते हैं कि चूंकि वाई हमारे एक्स एक्सिस से नीचे है तो वो क्या होगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन था, अब देखिए दोबारा इस पे कि दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे वेक्टर के कब नेगेटिव होंगे। तो देख लें नेगेटिव कहाँ होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर।
आपको भी नजर आ रहा होगा इस फिगर में, यही आपने लिखना है। इफ द वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि अगर हमारा वेक्टर तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो दोनों उसके कंपोनेंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और कंपोनेंट क्या होते हैं, वो वेक्टर के हिस्से होते हैं जिनको ऐड अप करके हम वो पूरा वेक्टर बनाते हैं। अब क्वेश्चन का इसी का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, दोनों ऑपोजिट साइन में कब होंगे। तो ऑपोजिट साइन में दो चीजें हैं, देखिए आप, तो सेकंड में भी ये ऑपोजिट है और 4 में भी ऑपोजिट है। इफ द वेक्टर लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि हमारा वेक्टर या तो अगर दूसरे में होगा फिर भी ऑपोजिट साइन उसके होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के, और अगर वो चौथे में हमारा वेक्टर होगा कोई भी तो उसके वहां पे भी कंपोनेंट्स के साइंस ऑपोजिट होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर हो और उसका कोई एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हो वो इज नॉट इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 0 ना हो, वो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी 0, तो क्या उसकी मैग्नीट्यूड 0 हो सकती है। ये आपको पता है हमारे पास अगर कोई वेक्टर ए हो, अगर तो हमने वेक्टर प्लेन के अंदर ड्रा किया हो तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, और अगर हमने वेक्टर स्पेस के अंदर लिखा हो तो उसके हम 3 कंपोनेंट लिखते हैं। तो हम यहाँ पे 2 कंपोनेंट का केस ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं। हमारे वेक्टर के जो हिस्से होंगे ax, पहला हिस्सा ax i यूनिट वेक्टर प्लस ay j, यानी कि अगर x y प्लेन होगा तो सिर्फ इतना बनेगा, ठीक है बेटा। और अगर हमारे पास x y z तीनों एक्सिस हों या फिर स्पेस इसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे फिर a z k यूनिट वेक्टर भी बनेगा। तो इसका मतलब है कि इन तीनों को मिला के हमारे पास पूरा वेक्टर आता है। इसका मतलब ये है, उसने कहा है कि अगर कोई तीनों में से कोई एक कंपोनेंट अगर 0 ना हो तो क्या मैग्नीट्यूड 0 हो सकती है, तो कभी भी 0 नहीं हो सकती। 0 होने के लिए एक वेक्टर को या एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उसके तमाम के तमाम कंपोनेंट्स का 0 होना जरूरी है, यही इधर लिखा हुआ है। नो इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी 0, तो उसने कहा है कि नहीं, मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं होगी। वी नो दैट अगर हो कोई हमारे पास वेक्टर ए है जो कि मैंने ऊपर आपको बता भी दिया लिख के, उसकी अगर मैग्नीट्यूड सिंपल लिखेंगे तो a की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, जब हमने आर्टिकल पढ़ा था तो डिटेल से हमने इसको डिस्कस भी किया था। अब देखिए a0 इज इक्वल टू 0 ओनली, ये उसी वक्त a की वैल्यू 0 आएगी व्हेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ a आर 0, जब a के तमाम कंपोनेंट्स 0 हो। मतलब क्या हुआ, अगर ax इज इक्वल टू 0, ay इक्वल टू 0 एंड az इज इक्वल टू 0, यानी कि वेक्टर के जो तीनों के तीनों हिस्से हैं अगर 0 होंगे तो वेक्टर 0 होगा। कोई एक हिस्सा भी अगर 0 नहीं होगा तो वेक्टर का रिजल्टेंट जो नतीजा था हमें वेक्टर मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं होगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो कहता है कैन अ वेक्टर हैज कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड, क्या एक वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर से मिकदार में बड़ा हो सकता है मैग्नीट्यूड के अंदर। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर से बड़ा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, जरा 2 केसेस है। कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट है उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है, और कुछ कंपोनेंट है जिनको हम रेक्टेंगुलर नहीं कहते, जो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होते उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं कहते। हम इसकी तरफ आते हैं। The rectangular component of a vector can never be greater than the vector's magnitude। वो कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे आपके वेक्टर के वो कभी भी आपके वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं हो सकते। इट मे बी इक्वल टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, वो वाले कंपोनेंट आपके वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल आ सकते हैं लेकिन उससे बड़े नहीं आ सकते। अब दूसरा केस जो उसने नीचे लिखा हुआ डिस्कस भी किया हुआ है, if the component of a vector other than rectangular components, अगर किसी वेक्टर के पास कंपोनेंट हो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अलावा हो, मतलब कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वहां पे ना हो, मे बी ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, तो उस केस में आपके पास जो वेक्टर का कंपोनेंट है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ भी आपको एक वेक्टर a लेंगे, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का मतलब है कि आपका जो वेक्टर है वो प्लेन के अंदर है, xy प्लेन के अंदर है, ठीक है नहीं। वेक्टर a की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लेंगे, तो a के ऊपर स्क्वायर और ये इधर भी स्क्वायर लेंगे, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इससे आगे देखिए, इधर आपके पास a स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब देखिए जो अंडर रूट है वो और हमारा जो स्क्वायर रूट हमने लिया वो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हम इस इंप्लाइज दैट लिखा हुआ है कि इससे नीचे वाला स्टेप, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर हमेशा ए एक्स स्क्वायर से ग्रेटर देन होगा। सामने नजर आ रहा है, देखिए आप यहाँ गौर से, तो ए जो स्क्वायर है हमारा पूरा वेक्टर की मैग्नीट्यूड का वो इन दोनों के सम के इक्वल है। इट मींस कि अगर कोई एक लेंगे तो उसका आंसर इससे हमेशा छोटा आएगा, तो मतलब कि ये ग्रेटर ही आएगा। ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर इस अकेले की या इस अकेले की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उससे हमारा ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ी आएगी, ज्यादा आएगी। वही हमारा क्वेश्चन यही था कि क्या आपके जो कंपोनेंट है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड के से बड़े हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। इस मैथमेटिकल फॉर्म से आपको क्लियर लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर हटा भी दें तो ये स्क्वायर हटा के क्वेश्चन लिखी है, इसका मतलब भी क्या है, हमारा वेक्टर उसके कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड से बड़ा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू? क्या हमारे पास कोई वेक्टर हो एक, उसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ सकती है? तो कभी भी नहीं आ सकती, फार्मूले से हमें क्लियर हो जाता है। नो इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड जो किसी भी वेक्टर की कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? एज वी नो दैट फॉर वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर ए के लिए हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, वी ऑलवेज टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास ए कंपोनेंट की नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो उसके ऊपर क्या है, नजर आ रहा है ना आपको, स्क्वायर रूट, स्क्वायर सॉरी, ये स्क्वायर उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो यही उसने कहा है वी ऑलवेज टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है, क्यों हमें किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास जो उसके कंपोनेंट है उनका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे -2 लिखूं तो -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 आएगा, यहाँ पे -3 4 जो भी लिखूं उसका भी जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है नहीं, ये लास्ट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद भी रखनी है। वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर गिव्स स्केलर क्वांटिटी। हमेशा आपने बात याद रखनी है, जब भी आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे किसकी, कोई भी वेक्टर ए बी सी डी आपके पास हो सकता है, उसकी जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। एक बात, एंड ऑलवेज पॉजिटिव, और हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। दो चीजें, किसी भी वेक्टर की जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या होता है, एक तो वो स्केलर क्वांटिटी आती है मैग्नीट्यूड में और वो हमेशा पॉजिटिव आती है, इस फार्मूले की वजह से। ठीक हो गया? तो ये था हमारा इस टॉपिक का छठा क्वेश्चन। जब हम 7th शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7th नंबर पे क्वेश्चन क्या है, उसमें कहा है कि इफ ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ये उसने कहा कि अगर ये हो, व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। जाहिर है उसने कहा कि अगर आपके पास दो वेक्टर का सम 0 आ रहा हो तो उनके कंपोनेंट्स के मतलब आप क्या कहेंगे, दो वेक्टर हैं तो उन दोनों के कंपोनेंट्स के रिलेटेड क्या कहेंगे। तो सबसे पहले अगर वेक्टर का सम 0 है तो इट मींस कि उसके जो कंपोनेंट होंगे वो भी 0 होंगे, कॉमन सेंस। और जो कॉमन बात हमने पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस की है। अब देखते हैं यहाँ पे हमने इसको स्टडी जो करना है, इसमें देखते हैं सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स विल आल्सो बी नल वेक्टर का मतलब भी 0 ही है। उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि उन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उन वो विल आल्सो बी नल वेक्टर, यानी कि वो भी 0 होंगे। नल वेक्टर मीन 0 वेक्टर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देखनी है। अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हों, वेक्टर ए एंड बी, और दोनों हम एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं, आप जेड में भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती। दो लेके दे रहे हैं, ए वेक्टर का जो कंपोनेंट बनेंगे वो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे बनेंगे। इसी तरह वेक्टर बी है जो उसके बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ये दो कंपोनेंट बनेंगे। अब देखिए कंपोनेंट्स हमें क्या दिया हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट बात, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, के ऊपर हमें उसने स्टार्ट में कंडीशन दी हुई है। अब हमने इसमें ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास देखिए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे एक की जगह आ गया, प्लस आगे वेक्टर बी की जगह बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। अब ये देखें इक्वल टू 0 था ना, तो अब यहाँ पे मैंने कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा है ना वेक्टर को,
तो जीरो को भी आप 0i प्लस 0j लिख सकते हैं, उसका मतलब भी जीरो ही है। ये मैंने 0i प्लस 0j क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ तो वेक्टर देना सिंपल, अगर उसके कंपोनेंट्स बनाए हैं तो उनको मैंने आखिर में जाके कंपेयर करना है, तो इसका मतलब है कि साइड पे जीरो है तो वहाँ i की वैल्यू भी जीरो है और प्लस j की वैल्यू भी जीरो है, इस वजह से किया है। अब नीचे आते हैं, अब देखें कि जो i वाले हैं axi प्लस ay bxi, तो इनको इकट्ठा कर लें, ax प्लस दरमियान में bx इंटू आई। अब जो j वाले हैं उनको इकट्ठा करके लिख लिया इक्वल टू 0i प्लस 0j, ये लिख लिया। अब देखते हैं, अब पता है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंपेयरिंग, और मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स, ये यूनिट वेक्टर i इज इक्वल टू i एंड j इज इक्वल टू j, कंपेयरिंग द यूनिट वेक्टर्स। अब देखें i इज इक्वल टू i का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो टर्म है सारी की सारी ये इसके इक्वल है, ठीक है नहीं, पहले थी। अब देखें ax प्लस bx इज इक्वल टू 0, i को i से कंपेयर करने का मतलब आपको पता क्या होता है कि दोनों तरफ से i को हम स्किप कर देते हैं और बाकी वैल्यू को बराबर रख लेते हैं। इसी तरह इधर देखें तो क्या होगा, ay प्लस by इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने इस स्टेप के अंदर मैंने j इज इक्वल टू j यूनिट वेक्टर रखा है। अब हम नीचे आते हैं, अब इसका मतलब क्या है, ax प्लस bx इज इक्वल टू 0, तो ये इन वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या है, देखिए यही चीज लिखी हुई है, पहले का पहला कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर का भी पहला कंपोनेंट 0 के बराबर है, और इधर देखें पहले वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट y और सेकंड वेक्टर का भी सेकंड कंपोनेंट, इन दोनों का सम भी 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस तुम्हारा क्वेश्चन था कि अगर आपके पास दो वेक्टर का सम 0 हो तो उसके कंपोनेंट के रिलेटेड आप क्या कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसके रिस्पेक्टिव जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनका सम भी 0 होगा। देख लें रिस्पेक्टिव कंपोनेंट x वाले अलग और y वाले अलग, इन दोनों का रिजल्ट जो आया, रिजल्ट हमारे पास क्या नतीजा है वो क्या है, 0 है। आपको पता चल गया कि वेक्टर के सम का इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स भी 0 हैं। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस would a vector has component that are equal in magnitude। उसने कहा है कि वो कौन सी सूरत हाल है जिसमें हम कहेंगे कि एक वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। मतलब हमारे पास कोई भी वेक्टर हो सकता है, कोई एक वेक्टर ले लें सिंगल वेक्टर, उसके x और y कंपोनेंट किस हालत में इक्वल होते हैं या किस एंगल पे या किस जगह पे इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू किसका आता होता है, ये अपनी याद ठीक तरह से समझ लेना और याद भी रखना। अच्छा जी, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। उसी वक्त हमारे जो वेक्टर है उसके दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे जब 45 एंगल होगा उस दोनों के कंपोनेंट के दरमियान, या फिर हम कह सकते हैं कि जब वो वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हमारे दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे। क्यों, 45 cos और 45 sin इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं। और अब लेट अस कंसीडर एक्स वाई प्लेन एंड टेक अ वेक्टर ए। हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन लिया और उसमें हमने कोई एक वेक्टर ए कंसीडर कर लिया, और अब इसको दो कंपोनेंट बनाने का आपको मेथड पता है कि हम जो हेड होता है उससे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और जो y अलोंग कंपोनेंट होता है उसको ये y एक्सिस है ना, तो जो कंपोनेंट हमारा इसके सामने आएगा उसको ay कहेंगे और जो x के डायरेक्शन में होगा उसको ax कंपोनेंट कहेंगे। हमने क्या किया, वेक्टर a को तोड़ के, मतलब क्या किया, वेक्टर a को तोड़ के मैंने ax प्लस ay ये लिख दिया, ठीक है नहीं। और आपको पता है जब भी लिखते हैं तो इसमें हम यूनिट वेक्टर लाजमी ऐड करते हैं, ठीक है नहीं, दोनों को। अब हमने क्या किया, यहाँ एक और चीज याद रखने वाली है, ये पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि जब भी एक्स एक्सिस की बात आती है तो उसके अलोंग रियल एक्सिस चूंकि इसको कहते हैं और इसके अलोंग फिक्स है कि आपने कॉस लेना होता है, क्या लेना होता है, और थीटा के सामने या फिर जो वाई एक्सिस डायरेक्शन जब भी लेते हैं तो वहां पे चूंकि ये रियल एक्सिस नहीं होता, ठीक है नहीं, इमेजिनरी एक्सिस होता है, उसके अलोंग हमेशा हमने साइन लेना होता है। तो वाई कंपोनेंट को हम साइन कॉस की जब भी फॉर्म में लिखेंगे तो ए वाई साइन थीटा आएगा और इधर ए एक्स को मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉस थीटा है। अब हम नीचे चलते हैं, कहता है ax ay कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। जाहिर हमें पता है ax और ay दोनों जो कंपोनेंट हैं हिस्से हैं किस वेक्टर के, जो ओरिजिनल वेक्टर हमने a लिया था। और एक बात, यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, आपको पता है जितनी ax की वैल्यू है उतनी ही ay की है। क्यों, दोनों के दरमियान एंगल 45 डिग्री है, इस वजह से, क्योंकि
आप यहाँ पे पुट करें ये cos 45 या फिर sin 45, तो इस दोनों केस में दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आती है। अब फिर कह सकते हैं कि ax हमारा किसके इक्वल है, ay के इक्वल है। और हमने ये भी पढ़ा है कि ax हमारा किसके इक्वल है, हम लिख सकते हैं a cos थीटा, इस ax की जगह ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है नहीं। और ay की जगह ये जो मैंने लिखा था ay को हम ay sin थीटा भी लिख सकते हैं, तो वो लिख लिया। अब एक और हमने एक चीज पढ़ी है कि ax और ay दोनों इक्वल हैं, उनको चाहे तो आप सिंपल x कह दें ना भी कहें, a कह दें ना भी कहें, तो ax की जगह ay या फिर ay की जगह ax पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ay की जगह ax पुट कर लिया, यानी कि जहां भी ay आएगा वहां मैं ax मैंने पुट किया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, तब भी कैंसिल हो जाएंगे, ax cos थीटा उसी तरह ay की जगह ax पुट कर लिया, ठीक है। साइन दोनों तरफ से ax कैंसिल हो जाएंगे। और फिर क्योंकि आपको पता है कि हमने 9th क्लास में भी फिजिक्स में पढ़ा था कि जो हमारे डायरेक्शन होती है वेक्टर की वो tan से ली जाती है, किससे, tan थीटा से ली जाती है। ये पूरा टॉपिक था हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो अब tan हमें पता है कि sin ओवर cos होता है, तो हम इस cos को इधर लेके जाएंगे, ठीक है ना, sin डिवाइडेड बाई cos इक्वल टू, इधर जाहिर है कुछ भी नहीं, तो जाहिर है ax कैंसिल हुआ तो इधर 1 होगा ना, ax को तो हमने डिवाइड करके कैंसिल किया ना, मैंने डिवाइड लिखा हुआ, sin ओवर cos इज इक्वल टू 1, और sin ओवर cos हमारा किसके बराबर होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, तो इसको 1 लिखते हैं। और अब हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो सिर्फ थीटा होती है, ठीक है नहीं, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू 1। अब आपके पास, आपके हाथ में अगर कैलकुलेटर हो तो आप फौरन लिखें शिफ्ट इनटू tan, इसका मतलब होता है कि tan इनवर्स इनटू 1 लिखेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। तो इट मींस हमारे पास जब भी 45 होगा एंगल, तो हम कहेंगे कि दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हैं। बात समझ आ गई है कि हमने लास्ट रिजल्ट से ये चीज सीख ली है, जब भी एंगल 45 आता है उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास कंपोनेंट्स इक्वल टू ईच अदर हैं। तो मतलब हमारे कंपोनेंट उस वक्त इक्वल होते हैं जब एंगल 45 हो, ठीक है नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि कौन सी वो कंडीशन है जिनमें हमारे वेक्टर के दोनों कंपोनेंट इक्वल मैग्नीट्यूड हमें बताते हैं। तो कौन सा एंगल है वो, 45 डिग्री। पेपर में भी एमसीक्यू आता होता है, कौन से एंगल के ऊपर sin cos की वैल्यू इक्वल हो सकती है, ये भी आ सकता है, या ये आ सकता है कि जी आपका जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट किस एंगल पे इक्वल होते हैं, तो वो दोनों तरफ से आपको याद रखना है 45 डिग्री। तो ये एक्सप्लेनेशन में आपने शामिल लाजमी करना है। ये था आज का हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह।